नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के परिवार सप्ताह में आप सबका स्वागत है। किसी भी इंसान का वजूद उसके परिवार से होता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, नाते रिश्तेदार। परिवारों में ये सब एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े होते हैं। परिवार जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अपनों की शक्ल में कुछ राक्षस भी होते हैं जो रिश्तों की मर्यादा को कलंकित करते हैं। चाची, मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में आके नाश्ता बनाती हूँ। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां महिलाओं के शारीरिक शोषण से जुड़े अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हैरानी और दुख की बात यह है कि 95% मामलों में अपराधी महिला का परिवार वाला या जान पहचान वाला होता है। और यह अपराध हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर उम्र की महिला के साथ हो रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं चाची, अरे क्या हुआ? क्यों चीख रही है? और मेरे बेटे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? चाची, ये जीतू मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था और इसने अपने फोन में वीडियो भी बनाई है। दिखा फोन। अरे दिखा। मम्मी झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाची, दीदी एकदम सच बोल रही है। मुझे भी एक बार कपड़े बदलते हुए देख रहा था। मैंने कभी आपको बोला नहीं। बस एक तो हमारे घर में रहने के लिए दिया, ऊपर से मेरे बेटे पर भी झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। वो तो तुम्हारे चाचा की वजह से चुप है, वरना। लेकिन चाची अरे क्या हो रहा है? कोई ड्रामा का सीन चल रहा है क्या? वो रजिता ने एक जोक सुनाया, लेकिन हम में से किसी को हंसी नहीं आई। अच्छा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज शूटिंग जल्दी खत्म हो गई। एक काम करो, अच्छी सी चाय बना के लाओ। और हाँ रजिता, मैंने वो आशीष जी कोऑर्डिनेटर है ना, उससे तुम्हारे बारे में बात की है 1-2 दिन के रोल के लिए। तुम उससे मिल लेना, ठीक है? दीदी, तुम्हें ना चाचा जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए था। रुको, मैं अब भी जाके सब कुछ बता। नहीं सोनम, देख, पापा मम्मी के डेथ के बाद चाचा जी हमें सतारा से मुंबई ले आए। हम 6 महीने से उनके घर पर। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। तो क्या करे दी? चाचा जी को सच नहीं बता सकते और चाची अपनी बेटी की गलती कभी मानेंगी नहीं। और वो जीतू की हरकत ऐसे तो और बढ़ती जाएगी ना दी। एक काम करते हैं दी, हम ये घर छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाएंगे दी। जिस घर में रजिता और सोनम 2 अनाथ बहनें शरण लेने आई थी, उसी घर में उनका चचेरा भाई जीतू उन्हें अपनी कुंठाओं का शिकार बनाना चाहता था। वो दोनों बहनें तंग आकर उस घर को छोड़ने पर मजबूर थी। लेकिन क्या ये सिर्फ रजिता और सोनम जैसी अनाथ और बेसहारा लड़कियों के साथ होता है? नहीं, मधु जैसी कुछ शादीशुदा महिलाएं भी हैं जिनके सम्मान के साथ उनका वही पति खिलवाड़ करता है जिसने शादी के 7 फेरे लेते वक्त उनके सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई थी।
क्या? अरे इतना क्या झिझक रहा है बे? पहली बार तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं ना? नहीं ना? अरे चल चल, मर्दानगी दिखा थोड़ी, चल। अरे चल। ये किस तरह की मानसिकता थी जो किसी लड़की, किसी औरत के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, और इस बात का उसे कोई पछतावा भी नहीं था। ये एक प्रकार का मनोरोग था, पागलपन था, जहां सही गलत, नैतिक अनैतिक का बोध खत्म हो चुका था। एक बात कहूँ तुमसे। कहो। तुम भी इस सब से निकलना चाहते हो ना? मुझसे भी ये सब नहीं होता। तो ऐसे आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, तुम क्यों कर रही हो ये? मैं उसे तलाक नहीं दे सकती। मेरी 2 छोटी बहनें हैं। अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो दोनों की शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन सकित, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्या? कैसे? मुझे विधवा बना दो, दीपक को मार दो। देखो संकेत, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। बस प्लीज उस हैवान आदमी से मुक्ति दिला दो प्लीज। जिस तरह की हैवानियत दीपक अपनी पत्नी के साथ कर रहा था, उससे यह साफ था कि दीपक एक बेहद विकृत मानसिकता वाला इंसान था। तेरा काम खत्म। वो बचपन से ही अश्लील साहित्य पढ़ता आ रहा था, और जब बड़ा हुआ तो अश्लील फिल्में देखनी शुरू कर दी। और अब हालात ये थे कि विकृतियां उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी, और उसका नतीजा सामने था। दीपक, दीपक अपनी पत्नी को किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, और उसके बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना पाता था। हमारे समाज में मधु जैसी न जाने कितनी ही शादीशुदा महिलाएं हैं जो मजबूरी में अपने साथ हो रहे ऐसे अत्याचार को बर्दाश्त करती रहती हैं। दीपक की जो जिंदगी कल थी, आज जीतू वही जिंदगी जी रहा है, उन्हीं गलत रास्तों पर चल रहा है। उस कमीने जीतू ने तेरे साथ ये सब किया और तू चुप रह गई? अरे तुझे तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती तो चाचा जी फालतू परेशान हो जाते। उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते। अच्छा, तुझे उनकी चिंता है, और तेरे साथ जो हुआ उसका क्या? हिना दी, चाचा जी को तो ये तक नहीं पता कि हम दोनों ने घर क्यों छोड़ा है। अच्छा, चिंता मत करो, ये घर भी तुम्हारा ही है। लेकिन हिना, तुम प्लीज मेरे लिए कोई काम ढूंढो ना। वैसे चाचा जी ने अपने कोऑर्डिनेटर से बात करी थी। रजिता, तू काम की चिंता मत कर, कुछ ना कुछ करके मैं कोई इंतजाम कर लूंगी तेरे लिए। अच्छा, वैसे मैं 1-2 कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानती हूँ, पर तू एक्टिंग तो कर लेगी ना? अरे रचिता, तुम यहीं शिफ्ट हो गई क्या? हाँ भैया। बहुत सही। पर तू अचानक यहाँ कैसे? वो कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। 2 मिनट के लिए बाहर आओ। मैं आती हूँ। पागल हो गया तू? धीरे बात कर। से किसी को मारना बच्चों का खेल नहीं है। उसके पति के 50 लाख रुपए हमारे हो सकते हैं। ये नहीं, बहुत अच्छी है ना साड़ी। हाँ, बहुत ही सुंदर दिख रही है साड़ी। बहुत अच्छी लग रही है साड़ी।
निकल जा यहाँ से। गलती होगी, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। गलती कहता हूँ निकल। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे आदमी के मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। निकल जा, मेरी बात सुनिए, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल। क्या खाना? ठीक है, जाओ घर। अशोक खाना लगा देना। तो यही सोच रहा है ना कि अभी अभी मैंने दुकान पर औरतों की इज्जत को लेकर बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, और वहीं मैं खुद घर पे तो क्यों, ये मेरा धंधा है और वो घर, समझा? अब दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डाल, काम बहुत पड़ा है, जल्दी खत्म कर ले। आप बोर नहीं हो जाते किस चीज़ से? अपनी ज़िंदगी से? मेरा मतलब है हर हफ्ते वही, लाइफ में कुछ नया ट्राई करना है क्या? कोई है क्या? ये हीना है, कैसी लगी? और है? हाँ ये देखो। एक मिनट, एक मिनट। ये रजिता है, ये उस टाइप की लड़की नहीं है। अरे टाइप मैं बना दूंगा, तू लेके आना। आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब देख क्या है ना, जो दिल को भा जाए उसमें समझ को बीच में नहीं डालते। पैसे कितने चाहिए? नाम क्या बताया तुमने अपना? रजिता। रजिता, बड़ा प्यारा नाम है। देखिए, संकेत ने मुझे बोला था कि आप नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू लेने वाले। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे इंटरव्यू तो है, सही बोला था संकेत ने। पहले ये तो जान लें कि तुम्हें आता क्या क्या है। देखिए, आप यही साइड में गाड़ी रोकिए। अरे इसी के मजे लो गाड़ी में, ये गाड़ी नहीं रुकने वाली है। आप गाड़ी रोकिए वरना मैं चलती गाड़ी में से उतर जाऊंगी। एक मिनट। लो, रुक गई गाड़ी। लो, छोड़ दिया तुम्हें। मेरी एक बात सुनो, एक बार मेरी बात मान लो बस, है? लाइफ बना दूंगा तुम्हारी। क्या है? भाई साहब, ये एड्रेस पता है आपको? अरे नहीं पता, जाओ यहाँ से। ओए, क्या डाल दिया? ओए, क्या डाल दिया आग में? कमीना! ओए, किधर जा रही है? हेलो, कौन? शैलेश, हाँ शैलेश, मैं दीपक बोल रहा हूँ। अरे दो बदमाश मेरी आंखों में लाल मिर्ची डाल के मेरे पैसों को बैग लेके भाग गए। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं फाटक के पास वाले रोड पे हूँ। कभी कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें सही रास्ता चुनना है या फिर गलत। सही रास्ता लंबा और मुश्किल दिखाई देता है और गलत रास्ता छोटा और आसान। लेकिन ये भी तय है कि गलत रास्ता हमें गलत मंजिल की तरफ ही ले जाता है। क्या मधु, संकेत और हिना की गलत सोच ने उन्हें जुर्म के अंजाम तक पहुंचाया था, या फिर कोई और था जो इस वारदात को अंजाम देकर चला गया था? सर, मैं शैलेश। दीपक ने मुझे ही फ़ोन किया था, कह रहा था कि बाइक पे से कोई दो लोग आए और मिर्च पाउडर आंखों में डाल दी और पैसों का बैग लेकर भाग गए। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसलिए मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया। बैग में कैश कितना था? सर कुछ पता नहीं। कमरे,
ऐसा? हाँ, सीसीटीव्ही जर चालू असेल तर याचा फुटेज काढ. ओके सर. सर ऐसा ही लाल पाउडर गाड़ी के अंदर भी है, मिर्ची पाउडर है. मुझे तो लगता है कि ये किसी शातिर चोर या लुटेरे का काम है. मुझे नहीं लगता है लूटपाट का मामला है, क्योंकि इसका मोबाइल और इसका वॉलेट इसके पास ही है. मुझे लगता है कि ये प्लान्ड मर्डर है और इसको लूटपाट का चोगा पहनाने की कोशिश की है. हेलो. हाँ, तुम कहाँ हो? संकेत, पता नहीं मैं कहीं तो भटक गई हूँ संकेत. मैं वो दीपक की कार में थी, मैं उसकी कार में से भागी, उसको किसी ने मार दिया. मैंने कुछ नहीं किया संकेत, प्लीज मुझे बचा लो संकेत. दीदी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं. हाँ रजिता, मुझे यकीन है तेरे ऊपर, पर तू अगर ऐसे घबराएगी, डरी रहेगी तो पुलिस तो तुझे गलत मानेगी ना. क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो. तुम्हें पता था कि दीपक मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं किसी और काम के लिए बुला रहा है, फिर भी तुमने मुझे उसके पास भेज दिया. क्यों किया तुमने? क्यों किया? रचिता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था. मैं दुकान पर था जब मुझे पता चला कि दीपक अपनी गाड़ी में बिठाकर तुमको कहीं पर ले गया है. मैं इसके पीछे गया लेने तुम्हें. तुम वहां से निकल चुकी थी, मैं क्या करता. रजिता, रजिता संभाल अपने आप को. संकेत कभी झूठ नहीं बोलेगा. ए, तुझे तो बुखार है बहुत तेज. संकेत, इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना होगा. हाँ, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर को. कमले, सीसीटीवी फुटेज से इतना तो क्लियर है कि लूटपाट का मामला नहीं है. लूट करने के बाद ये बाइकर अकेला वापस आया, दीपक को मारा और भाग गया. मकसद मर्डर करने का ही था. हो सकता है सर. सर, ये भी हो सकता है कि पहले तो ये मामला सिर्फ लूटपाट का हो, लेकिन बाद में बाइकर्स डर गए कि कहीं दीपक उन्हें पहचान न ले, और वो बाइकर्स में से एक बाइकर वापस आया और उसने दीपक को मार दिया. दीपक के साथ ये जो लड़की थी, ये जो भाग गई, तब ये कौन? इस केस में ये लड़की आई विटनेस है सर. इन दैट केस कामड़े, इसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये लड़की इन बाइकर्स के साथ शामिल हो. आरटीओ से पता करो कि इस मॉडल की कितनी बाइक शहर में रजिस्टर्ड है. ओके सर. सर, दीपक सोनी की पीएम रिपोर्ट आ गई. सर, उसमें लिखा है कि उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला था और किसी धार वाले हथियार से उसके गले को काटा था. कामड़े, दीपक की दुकान से लेकर के मर्डर स्पॉट तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, सबकी फुटेज निकाल. मुझे लगता है कि किलर्स पहले से जानते थे कि दीपक के पास 7 तारीख की दोपहर को कितनी कैश होती है. ओके सर. इस लड़की को जानती हैं आप? ये आपके पति के साथ उस दिन गाड़ी में थी जब उनका बैग छीना गया. नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती. मैं खुद इसे पहली बार देख रही हूँ. आपके पति के पास पैसों से भरा हुआ बैग था, ये बात कौन कौन जानता था? सर, दीपक दरअसल कपड़े के होलसेल का भी काम करता था, तो आजू बाजू के जो दुकानदार थे वो 7 तारीख को उसको पेमेंट करते थे. ये जो 7 तारीख के पेमेंट वाली बात है, ये दीपक का स्टाफ भी जानता है? जी. दुकान में काम कौन कौन करता? सर, वो एक संकेत अग्रवाल, नील, उसका पूरा नाम तो नहीं पता मुझे. दीपक की इन दिनों किसी से कोई दुश्मनी वगैरह रही हो, या अगर दुकान में किसी पे शक है तो भी बता दीजिए. नहीं, शक तो नहीं है मुझे, पर हाँ सर, कुछ दिन पहले उन्होंने नील को दुकान से मार के भगाया था, क्योंकि वो दुकान पे आने वाली औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा था. इस नील का और बाकी के लड़कों का नंबर दे दीजिए, लिखवा दीजिए. सच सच बता, तुझे दीपक ने नौकरी से निकाल दिया इसलिए तूने दीपक को मार दिया और वो पैसों वाला बैग छीन लिया?
साहब दीपक सेठ ने नौकरी से निकाला था मुझे, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तूने कुछ नहीं किया तो करवाया होगा। बता, किसको खबर दी कि 7 तारीख को दीपक के पास इतनी कैश होती है? देखिए साहब, आपको मानना है तो मानिए या फिर मत मानिए, लॉकअप में डाल दीजिए मुझे या फिर फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। कल दोपहर को 4 से 5 बजे के बीच कहाँ था? मैं घर पे था साहब। साबित कर सकता है? साहब नौकरी सिर्फ मेरे अकेले की गई थी, बाकी सब तो काम पे जाते थे, मैं अकेले ही घर पे था। अब ये बता, इधर दीपक सेठ क्या ऐसा गुस्से वाला था क्या? किसी भी एम्प्लॉय पे हाथ उठा देता था? पता नहीं साहब वो मुझसे क्यों नाराज रहता था, पर वो संकेत अग्रवाल को बहुत मानता था, उससे कोई भी गलती हो जाती तो उसे माफ कर देता था। वो संकेत अग्रवाल को बुलाया था, क्या हुआ? सर बात हो गई है, मगर वो अभी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल सुबह आएगा। सर, मधु के पड़ोसी और काम वाली बाई के कहने के मुताबिक दीपक हमेशा मधु के साथ मारपीट किया करता था और संकेत अग्रवाल उनके घर पर हमेशा आया करता था। ये संकेत अग्रवाल मधु के घर रेगुलरली जा रहा है, पुलिस स्टेशन बुलाया तो बहाना बनाता है। और क्या पता चला मधु और संकेत के बारे में? सर, पड़ोसियों के कहने के मुताबिक संकेत जब भी मधु के घर पर आता था तो दीपक हमेशा उसके साथ रहता था। पड़ोसी कितनी भी ताका जाकी कर ले कामड़े, 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। एक काम करो, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, जरा पता करो कि दीपक ने उस दिन किस किस से बात की थी और ये संकेत और मधु आपस में कितनी बात की। मुझे लगता है एक बार हमारे हाथ कोई ठोस प्रूफ लग जाए तो फिर इन पे हाथ डालता है। ओके सर। ये रही बाइक की चाबी और पेपर्स? हाँ, पेपर से था। तूने बाइक क्यों बेच दी? देखिए, पैसे रजिता को दे देना, वो बीमार है और उसकी बहन के काम आ जाएंगे। उसके पास कोई काम तो है नहीं वैसे भी, और सदमे से उभरने में उसको काफी वक्त लगेगा। उसको बोलना मत कि मैंने दिए हैं पैसे। सर, मधु, दीपक और संकेत, इन तीनों के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, इससे पता चलता है कि मधु और संकेत के बीच में वैसा कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन संकेत और दीपक, इन दोनों के कॉल डिटेल्स में एक कॉमन नंबर मिला है। संकेत तो उस नंबर से पहले ही कांटेक्ट में था, लेकिन दीपक हाल फिलहाल में ही उस नंबर के कांटेक्ट में आया। पता करो ये नंबर किसका है कामड़े, क्योंकि इसने दीपक से उस दिन भी बात की है जिस दिन दीपक का मर्डर हुआ। सर, आपने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी। सर, दीपक की दुकान से लेके दीपक का जहाँ मर्डर हुआ वहाँ तक की सारे रोड के सीसीटीवी फुटेज है। कामड़े थोड़ा रिवाइंड करो, प्ले, पॉज करो, इसको जूम करो। कामड़े, किलर की बाइक और ये बाइक एक जैसी है। हो सकता है कि ये भी उनमें शामिल हो और वारदात होने के बाद ये चेक करने के लिए आए हो कि ये काम ठीक से हुआ है या नहीं। राइट सर। दीदी रुको, सर वो यहाँ पास में ही गई थी, इसलिए हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। जी। अच्छा, आप लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ सर। इस सोसाइटी में कोई हिना परमार नाम की लड़की रहती है? सर, मैं ही हिना परमार हूँ। संकेत अग्रवाल, जानते हो उसे? हम उसके घर पे गए थे तो पता चला कि वो तुम्हारे घर पर आया। कहाँ है वो? क्यों रे, तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था ना, तू आया क्यों नहीं? हाँ सर, मैं मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत किसकी खराब है? देख रहा हूँ मैं, तबीयत तो इसकी खराब है, तू तो बिल्कुल ठीक है। फिर तू आया क्यों नहीं? हाँ, मैं आने ही वाला था, लेकिन आया तो नहीं ना, इसलिए हमें खुद आना पड़ा तुझे लेने के लिए। मेरे दिमाग से निकल गया। जिस दिन दीपक का मर्डर हुआ उस दिन तुम ही इसके साथ थी ना? नहीं सर, वो चुप! तुला विचार लगाए, पूछा तुझसे कुछ?
करणे माणिक मैडम, गाड़ी में बैठाओ सबको, पुलिस स्टेशन चलो। चल 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 रे। चलो चल चल। ये तेरी प्लानिंग थी ना कि पहले लड़की भेजी? सर रजिता को संकेत ने ही भेजा था दीपक के पास नौकरी के लिए। दीपक इंटरव्यू के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा कर ले गया और मेरे साथ गलत हरकत करने लगा, इसीलिए मैंने उसे गाड़ी साइड में रोकने को कहा। लड़की ने जानबूझ के हाईवे पे सुनसान जगह देख के गाड़ी साइड में रुकवाई। वो बाइक पे पीछे कोई लड़का ही था, मैंने आवाज सुनी थी उसकी। भाई साहब, ये एड्रेस पता है आपको? सर वो लोग उसकी गाड़ी में से बैग भी ले गए थे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। लेकिन बाद में आके तूने मर्डर क्यों किया? और साथ कौन था तेरा, हीना या सोनम? सर सोनम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर रजिता और सोनम को हमारी इस प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन प्लानिंग तो की थी ना, मर्डर भी किया। सर प्लानिंग सिर्फ लूटने की थी, मर्डर की नहीं थी। मर्डर तो मधु मैडम करवाना चाहती थी अपने पति का। क्यों? मधु अपने पति को क्यों मरवाना चाहती? सर मेरा पति एक दूसरे आदमी से पहले मेरा रेप करवाता था, बाद में खुद मुझसे संबंध रखता था। अब सर ऐसे हालात में कोई भी औरत एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने 6 महीने निकाले। आप पुलिस के पास भी तो आ सकती थी मदद मांगने के लिए। हाँ पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी। पति का मर्डर करवाने की हिम्मत हो गई अब? हाँ सर मैं मानती हूँ कि मैंने संकेत को कहा था कि मुझे इस नरक से निकालो, दीपक को मार दो। और उसके बाद जो कैश है वो लूट लो। हाँ 7 तारीख को 12 बजे के आसपास मुझे संकेत का कॉल आया था। उसने मुझे काम करने से मना कर दिया। मैंने मधु के कहने पे प्लानिंग तो की थी, लेकिन जब दीपक को रजिता पसंद आ गई तब सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। मैंने उसे कहा कि ये लड़की उस तरह की नहीं है, ये नहीं मानेगी, मगर दीपक ने कहा कि उसे वही लड़की चाहिए, वो मना लेगा उसे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने रजिता को नौकरी के बहाने दीपक के पास भेज दिया। मुझे पता था कि वो लोग किस रास्ते से जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वही रास्ते में जाकर गाड़ी रुकवाकर उनके पैसे वगैरह लूट कर भाग जाऊंगा वहां से। लेकिन सर मुझे बाद में पता चला कि वाकई में दीपक को किसी ने मारा है। अब आपको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैं कसूरवार हूं, तो आप मुझे सजा दे सकते हो। वैसे भी आपकी सजा से भी बहुत बड़ी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। देखिए, अगर हमें आपके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए तो सजा तो आपको हो। आप जा सकती हैं। तुमने देखा ही ना को स्कूटी चलाते हुए? हाँ सर, मैंने स्कूटी चलाते हुए तो देखा है, लेकिन लोगों से यह भी पता चला है कि वो संकेत की बाइक भी चलाती थी। मतलब वो बाइकर हीना भी हो सकती है? हो सकता है सर। सर जब हमने दोनों की अलग अलग पूछताछ की तो हीना और संकेत इन दोनों के बयान मैच कर रहे हैं, और उनके पास दीपक का पैसा भी नहीं मिला। तो हो सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हो। कामले, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस के पकड़ने पर क्या बोल रहा है ये भी पहले से तय किया हो सकता है सर। इस केस की गुत्थी कुछ अलग ही है। एक काम करो, सोनम और रजिता को फिलहाल छोड़ दो और संकेत और हीना को यहीं रखो। उन्होंने ये तो कबूल किया है कि प्लानिंग उन्होंने की थी। अब हमें ये देखना है कि वो प्लानिंग से आगे बढ़े थे या नहीं। कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम लोगों की बेल हो रही है। फिलहाल यहां से जा सकते हो, लेकिन पुलिस स्टेशन रोज हाजिरी देने आना पड़ेगा। जी सर। इधर करना सर। चलो। सर आरटीओ से इंफॉर्मेशन मिल गई है, हमारे एरिया में उस तरह की टोटल 147 बाइक है। सबके नंबर्स और डिटेल्स भी मिल गए। कामले, ये जितने भी बाइक ओनर्स हैं सबसे बात करो, पता करो इनमें से कौन दीपक के कांटेक्ट में था। संकेत भैया, आपको पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ अजीता, अजीता आई एम सॉरी। मैं सच में नहीं जानता था कि दीपक तुम्हारे साथ कुछ इस तरह की बुरी हरकत करने वाला है। मैं सच कह रहा हूं अजीता। रजिता, संकेत इतना भी बुरा आदमी नहीं है, मुझे माफ कर दो।
सर, इंक्वायरी में पता चला कि दीपक के कांटेक्ट के 3 लोग ऐसे हैं, जीतू, संकेत और नील, जिनके पास ठीक उसी तरह की बाइक है जो हमें दीपक के मर्डर के वक्त सीसीटीवी फुटेज में दिखी। ये जीतू कौन? सर, जीतू रजिता का चचेरा भाई है। कुछ दिन पहले दीपक के साथ जीतू की मारपीट हुई। सर, मारपीट नहीं हुई थी, दीपक ने जीतू को मारा था, जीतू की गलती थी। और ये कैसा? क्या चल रहा है ये? हेलो, बस हुआ। रजिता का गला भी ठीक उसी तरह काटा गया है जैसे दीपक का काटा गया। और शगल का भी कोई निशान नहीं है, लगता है अचानक वार किया गया है। लाश को सबसे पहले जिसने देखा था उसको बुलाओ। आपने देखा था सबसे पहले? हाँ सर, सिर्फ लाश को ही नहीं, मैंने तो मारने वाले को भी देखा था। सर, मैं यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं अपने काम से जा रहा था, तब मैंने देखा। हाँ, मैं देख जीतू, मैंने नहीं मारा इसको, ये तो मर गई है। और सर, उसके बाद फिर जीतू यहाँ से भाग गया। मैंने तुरंत आपको फोन लगाया। सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो अपने घर में रजिता के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था, और तेरा दीपक के साथ भी प्रॉब्लम था। बोल, तू नहीं मारा ना दीपक को? नहीं सर, मैंने दीपक को नहीं मारा है, और ना ही मैंने रजिता को मारा है। फोटो को बोल सा, तो कितना शरीफ है ना, इसके काफी सारे सबूत है हमारे पास, और वो भी तुम्हारे ही कंप्यूटर से मिले हुए। अपनी चचेरे बहन के कपड़े बदलते वक्त, नहाते वक्त तूने वीडियोस बनाए थे ना, और हिना के घर की भी डुप्लीकेट चाबी बनाई थी ना तूने, तुम्हारे ही वॉलेट से मिली है वो। बोल। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा सर, बता दो सर, मैं मानता हूँ कि मैंने रंजीता की वीडियो बनाई थी, और सर मुझे पता था कि दोपहर के टाइम पे रंजीता अपने घर पे अकेली रहती है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी बनाई थी अपना अधूरा काम पूरा कर दे। तो तू उसे मारने के लिए वहां गया था? नहीं सर, मैं उसे मारने नहीं गया था सर, मैं बस उसके साथ थोड़े मजे करने गया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। देख बेटा, जो तूने पुलिस को बताया ना, तू बोल दे जीतू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पुलिस जीतू को छोड़ देगी। सोनम झूठ नहीं बोलेगी, जीतू को सजा मिलनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने अपने बेटे को पहले रोका होता ना, तो आज ये दिन ना आपको देखना पड़ता ना हम लोगों को। सर, रजिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कामड़े, हो सकता है कि रजिता ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया हो और हमें नहीं बताया, और अब जीतू को ये डर हो कि कहीं बाद में ना बता दे। जीतू के घर से भी कोई पैसे बरामद नहीं हुए। कामड़े, पैसे तो हिना और संकेत के पास से भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दीपक के मर्डर में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है ये संकेत या हिना में से कोई जीतू के साथ मिला हुआ हो, और रजिता ये राज खोल ना दे, इस डर से दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। सर, ये भी तो हो सकता है कि रजिता इन सभी लोगों से मिली हुई हो, और बाद में पैसों के बंटवारों को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ हो, और इन्हीं में से किसी ने रजिता को मार दिया हो। रिक्शा, रिक्शा। सर, डॉक्टर का कहना है कि नील को किसी ने जहर दिया था। बयान देने की हालत में है? नहीं सर, नील को यहाँ लाया तो गया, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। वो ऑटो वाला कहा है जो उसे यहाँ लाया था, पूछो उससे कि नील कहाँ पड़ा मिला था। साहब, इधर से आया था वो, और आके गिर गया उधर सामने वो।
डॉक्टर का कहना था कि नील को जो जहर दिया गया उसका असर होने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लगता है और नील यहाँ आके बेहोश हुआ। इसका मतलब कि उसको जहर इसी एरिया में कहीं दिया गया होगा। साहब ये उस लड़के का फोन है जो उस दिन बेहोश होकर गिर पड़ा था। सर नील की आखिरी बात मधु सोनी से हुई है। मधु सोनी? ये जैकेट, वो ग्लव्स और पैंट आपके घर से बरामद हुए हैं और देख करके लग रहा है कि कुछ ही दिनों पहले खरीदे गए। और ये दीपक का बैग 50 लाख से भरा हुआ नील के घर पे मिला है हमें। मतलब तुम दोनों ने ही दीपक का मर्डर किया ना और पैसे लूटे? अब आप सीधी तरह से सच बताना पसंद करेंगी या फिर कोई और तरीका अपनाएं? सर वो संकेत ने जब पहली बार मना कर दिया काम करने से तो मुझे ऐसे लगा कि ये काम मुझे किसी और से करवाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे शख्स की तलाश में थी जो मेरे लिए काम कर सके। मुझे तुमसे कुछ काम है, सीधा मेरे घर आना। किस काम की बात करने के लिए बुलाए मुझे आप? तुम दीपक से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेना चाहोगे? मौका मिलेगा तो जरूर बदला लूंगा, पर तुम उसकी बीवी होने के बावजूद ये क्यों चाहते हो कि मैं उससे बदला लूं? तुम आम खाने से मतलब रखो, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए पैसे भी दूंगी। हाँ, पर एक शर्त पे, दीपक जिंदा नहीं बचना चाहिए। जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ। ऐन मौके पे 7 तारीख को संकेत ने मना कर दिया, तो फिर मैं नील के साथ चली गई। क्या डाल दिया? चलो मारा क्यों नहीं उसे? मुझसे ये नहीं होगा, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता हूँ। जाके उसे मार के आओ, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी कि तूने पैसे लूटे, समझा? मैं ये खून वगैरह नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है सर। रजिता को मारने का पछतावा भी नहीं? रजिता को क्यों मारा? क्योंकि तुम्हें डर था कि शायद रजिता ने कहीं तुम्हारी आवाज न सुन ली हो, कहीं तुम्हें देख न लिया हो। नहीं सर, मैंने रजिता को नहीं मारा। हाँ, मैंने नील को जहर जरूर दिया था, क्योंकि वो हर रोज मेरे घर आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। वो कहता था कि अगर मैंने उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। दीपक के मरने के बाद नील भी मेरे साथ वही करता था जो इतने महीनों से दीपक मेरे साथ करते आ रहा। इसलिए मैंने दीपक और नील के मर्डर की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन रजिता को किसने मारा होगा? एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। पुलिस हर संदिग्ध पर नजर रखे हुए थी, लेकिन उन्हें रजिता के कत्ल के लिए कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था और ना ही कोई सुराग मिल पाया था। और आखिरकार 9 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। म्युनिसिपलिटी स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है वहां पर ये चाकू मिला है, और ये चाकू नोटबुक के इस पेपर में लिपटा हुआ था। सोनम,
तुम तो अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी ना, क्यों मारा उससे? प्यार के ही लिए सर। मैं संकेत को बहुत पसंद करती थी और वो दीदी को करता था। जब दीदी बीमार थी संकेत दीदी का बहुत ध्यान रखता था। रजिता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और सोनम की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूं। धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि दीदी के रहते हुए संकेत कभी मेरा नहीं हो सकता। उस दिन स्कूल के रिसेस में मैं भाग के घर आ गई। अरे तू आज स्कूल से जल्दी आ गई? चल तू चेंज कर ले, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। क्या छुपा रही है पीछे? हाँ, कुछ लाई है मेरे लिए, दिखा ना। दीदी को मारने के बाद मैं वापस स्कूल चली गई। उस टाइम मुझे लगा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ, पर दीदी को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनम ने अपनी उस बहन की जान ले ली जो उसके भविष्य को संवारना चाहती थी। सोनम को रजिता की हत्या के लिए जुवेनाइल लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया और मधु को नील और दीपक की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया। गलत रास्ते के जरिए सही मंजिल की आशा रखना ये मिथ्या है। ये रास्ता हमें सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है और यही सच है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कविता काकी, कविता काकी, अरे पता नहीं कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से बच्चे की आवाज भी आ रही रोने की, लेकिन कविता जी के घर में तो कोई बच्चा नहीं था। कंट्रोल रूम, हाँ बोलिए। सर, गणेश नगर से कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल आया था। घर में पिछले 4 घंटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और घर बंद है। एक सेकंड, हरी आप लोग। चेक करा कुलकर्णी सर, एम्बुलेंस बुलाओ सर। ये कविता अपने बच्चों की जान कैसे दे सकती है? अरे ये छोटा बच्चा किसका है? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम उनके साथ जाओ। जी सर। हम सारी उम्र संघर्ष करते हैं, अपने परिवार के लिए लोन पर घर लेते हैं, उसकी किस्तें चुकाते हैं, घर की 4 दीवारी के अंदर उनके लिए सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी खुशी का सामान बटोरते हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया में घर के अंदर घटने वाले अपराधों के आंकड़ों को जांचा जाए तो वो दिन ब दिन घिनौने और जघन्य होते जा रहे हैं। हमारे समाज की, हमारे देश की मानसिकता को, हमारी जहनियत को आखिर क्या हो गया है? कितना भयावह दृश्य था। 3 नौजवान जिनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। इस परिवार में हुए इस हत्याकांड के पीछे आखिर क्या कारण था, क्या मकसद था? क्यों मारा आपने बच्चों को?
खाने में मिला के दिया था ना जहर। तुम घर में अकेली थी, दरवाजा अंदर से बंद था, किसी का बाहर से आने या जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, मतलब तीनों को जहर दिया गया है। वॉश बेसिन में झूठे बर्तन थे और उन बर्तन में बचा खाना इस बात का सबूत है कि खाने में जहर मिलाकर दिया गया था। क्यों किया था? देखो, हमें सब पता है। हमें पता है कि तुमने अपने बच्चों को मारा है। क्यों रचा यह हत्याकांड? ऐसे चुप रहने से तुम हमें गुमराह नहीं कर सकती। बता। मैं सिर्फ अपने परिवार का भला चाहती थी, अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहती थी। इसीलिए 20 साल पहले सांस से लड़कर पति और बच्चों के साथ गांव छोड़कर मुंबई आने का फैसला लिया था। लेकिन ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। अगर कविता तो परिवार तोड़ून चालने, तेरे भी 2 बेटे हैं। जैसा तू आज मेरे साथ कर रहे हैं ना, वैसा ऊपर वाला कल तेरे साथ करेगा। ये मेरी तुझे हाय है, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ए दादा, जाना ही है ना, तो नासिक जाना। इतनी दूर मुंबई क्यों जा रहा है? बाबूजी, नासिक क्या तुम्हारे आंगन में है? आई मंदार, काळजी करू नकोस, मैं आते जाते रहूंगा। दूर हो जा। चल विजय, चलो। हाय मेरा बच्चा। बंद करो ये बकवास। तुम्हारे इन बच्चों की मौत से 20 साल पहले क्या हुआ था, इसका क्या संबंध है? तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि गांव से तुम्हारी सास और देवर यहां पे आए और तुम्हारे बच्चों को जहर देकर चले गए। तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, यह किसका है? उसे मोहल्ले में किसी ने नहीं पहचाना। बता, ये बच्चा किसका है? चोरी का है? नाजायज है? क्या इस बच्चे के लिए तुमने अपने बच्चों को मारा? सर, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। हम सबकी जिंदगी कई तरह के जज्बात से घिरी होती है, जहां रिश्ते, सपने, उम्मीदें, चुनौतियां, संघर्ष हमारा हाथ थामे हमारे साथ चलते हैं। जिंदगी के इस सफर में ऐसे कई मोड़ आते हैं, ऐसे कई मकाम आते हैं जब हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जो कभी तो हमारे लिए वरदान साबित होते हैं और कभी श्राप। तो क्या कविता का फैसला भी एक श्राप बनकर सामने आया था? हमने इसके फैमिली से कांटेक्ट किया है। उसका बड़ा भाई संतोष आया है, बाहर रुका है सर। राहुल के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता था और क्यों करेगा? तुम्हारा भाई कविता के घर क्या कर रहा था? एंगेजमेंट हुई थी, मंगेतर था उसका, इसलिए आते जाते रहता था। तुम्हें क्या लगता है तीनों को किसने मारा होगा? क्या पता साहब, मैं खुद सोच में पड़ा हूँ। ऐसा कौन कर सकता है उसके साथ? नहीं, तुम सोच में पड़े हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये सब कविता ने किया है। उसी ने सबको जहर देके मारा है। नहीं साहब, ये नामुमकिन है। कविता काकी को मैं बचपन से जानता हूँ। वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकती थी, खास करके अपने बच्चों को। बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों को। आज भी खूब खुश है। विजय का काम धंधा भी अच्छे से जम गया है और इन दोनों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया। अब मैं सर उठा के गांव जा सकती है। जो सपने लेके शहर आई थी, सब पूरे हो गए। अरे आई, जिसके पास तुम्हारे जैसी आई हो वो कभी पीछे रह सकते हैं क्या?
कविता काकी अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती थी। सर मुझे माँ नहीं है, लेकिन कविता काकी ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। माँ कभी अपने बच्चों की जान नहीं ले सकती क्या? सर कुछ तो गलती हुई है सर। और विजय, कविता काकी का बड़ा बेटा वो कहाँ है? सर मोहल्ले वालों ने तो पहले ही कह दिया था कि तीनों बच्चे कविता के ही थे, जिनमें से एक विजय था। अरे त्याने अंदाज बांधा असल, लेकिन असली सवाल यह है कि विजय कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय का भी हाथ है इस हत्याकांड के पीछे? या फिर कविता ने विजय को मार दिया, या फिर विजय ने इन सबको मारा और गायब हो गया, जिसके लिए मां सदमे में है। सदमे में है या ढोंग कर रही है, देखना पड़ेगा। चला चल। हमारे साथ होशियारी करने की सोचना भी मत। तुम जानती थी कि इन 3 डेड बॉडीज में तुम्हारा बड़ा बेटा विजय नहीं था, लेकिन जानबूझकर तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? कहाँ है विजय? क्या वो भी तुम्हारे साथ इस जुर्म में शामिल है? या उसे भी तुमने मार दिया? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक तीनों बॉडीज में जहर मिला है। राशन के दुकानदार ने हमें बताया कि तुमने उसकी दुकान से जहर खरीदा था। हाँ साहब, कविता काकी कल आई थी यहाँ पे जहर लेने के लिए। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? साहब कविता काकी पूरे हफ्ते भर का राशन एक साथ में भरती है, लेकिन कल सिर्फ वो जहर ही लेकर गई थी। और ये विजय कहाँ है? ये बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन। चलो बच्चों लिखो है सब। विजय तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? देख रही हूँ, तुम रोज रोज नहीं लिखते हो। मेरा विजय बचपन से ही शर्मीला था, किसी से खुल के बात नहीं करता था। अपनी खुशी अपना दुख किसी को नहीं बताता था, अंदर ही अंदर घुटता रहता। विजय को चश्मे की जरूरत है, ये बात हमको 5-6 महीने के बाद पता चली। चश्मा लगाने के बाद भी बच्चे उसको चश्मिश बोल के चिढ़ाते थे। मैं गांव से लड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आई थी, पर विजय का आत्मविश्वास टूट चुका था। त्याचं कशातच मन नाही लागायचं। अकेला रहता था, रोता रहता था। फिर एक दिन संतोष से उसकी दोस्ती हो गई। संतोष के साथ दोस्ती होने के बाद विजय में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। कुलकर्णी, ये औरत या तो ड्रामा कर रही है या सचमुच शौक में है। इधर उधर की बातें करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ये। सर ये औरत हमें मौका वारदात पर मिली। घर में किसी और के घुसने के कोई निशान भी नहीं थे। किसी औरत ने जहर खरीदा और वही जहर हमें खाने में मिला हुआ था। मुझे तो लगता है इसी औरत ने सब कुछ किया होगा। हाँ, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन होना चाहिए। इसके मोटिव के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। हमारे पास ये सबूत भी तो नहीं है कि इसी ने ही खाने में जहर मिलाया हो। और उसका बड़ा बेटा विजय, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। विजय, कविता काकी का बड़ा बेटा वो कहाँ है? बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन। और वो छोटा बच्चा जो कविता की गोद में था, वो भी एक पहेली बना हुआ है। सर, उस बच्चे का क्या करें? एनजीओ से संपर्क करो और उनकी निगरानी में रखो। सर। कुलकर्णी, एक काम करो, विजय का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डालो। पिछले 24 घंटे की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। हो सकता है ये विजय
इस अपराध में भागीदार हो या फिर वो खुद इस जघन्य अपराध का शिकार हो। सब सनसनीखेज कत्ल के हादसे के बाद पुलिस ने मौका वारदात से मिली कविता के गायब हुए बेटे विजय की खोज में पूरी ताकत झोंक दी। विजय के मोबाइल की लास्ट लोकेशन इसी एरिया में ट्रेस हुई। उसका मोबाइल सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसी एरिया में एक्टिव था। ये रही विजय की फोटो और उसकी बाइक की डिटेल्स। हर किसी से पूछो, किसी ना किसी ने तो उसे यहाँ आसपास आते हुए देखा होगा। क्विक। जी सर। बाबा तुम्हें संतोष, विजय कहाँ है? हमें यह भी पता चला है कि विजय तुम्हारा जिगरी दोस्त है। हाँ सर, विजय और मेरी दोस्ती 7वीं क्लास से शुरू हुई थी। स्कूल भी साथ में पढ़े, कॉलेज में भी साथ में गए। रवि, गाड़ी थामो। जैसे तुमने बताया और मोहल्ले वालों ने बताया, कविता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, वही उसका सब कुछ थे, तो उन्हें कैसे मार सकती है? लेकिन उस घर में तुम्हारे भाई राहुल की भी तो लाश मिली थी। तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे विजय का हाथ हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किया धरा विजय का हो और कविता पर्दा डाल रही हो अपने बच्चे की करनी पे? तुम दोनों का क्या कहना है? लेकिन सर, विजय अपने सगे भाई और बहन को क्यों मारेगा? और तुम्हारा भाई राहुल, विजय के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? बाबा तुम्ही बसा, मी बोलतोय त्यांच्याशी, तुम्ही बसा। हमको नहीं पता साहब। ये देखो, अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो वक्त रहते ही बताना आपके लिए बेहतर होगा। आप कुछ जानते हैं, सच का पता हम लगा के ही रहेंगे। साहेब, हे बघा, गाडी लपवायचा प्रयत्न इथे केलाय। गाड़ी पे या गाड़ी के आसपास कहीं झाग के निशान नहीं है। इसका मतलब दूसरे लोगों की तरह विजय को जहर नहीं दिया गया था। तिथे हा मोबाइल भेटलाय। कहीं ये फोन विजय का तो नहीं? विजय ऐसे यहाँ बाइक छुपा के कहाँ जा सकता है, वो भी ऐसे समय में? अगर विजय का फोन यहाँ है तो आसपास कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। चेतन, इस हाईवे के दोनों तरफ टोल नाका है ना? हो साहब। अगर टोल नाका है तो हमें सीसीटीवी फुटेज जरूर मिलेगी। 5 नवंबर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरी फुटेज निकालो। इस फोन को ऑन करने की कोशिश करो। अगर ये फोन विजय का है तो हमारे लिए बहुत काम की चीज साबित हो सकती है। इस फोन के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो गायब होने से पहले वो किस से बात कर रहा था। हो साहब। पुलिस के हाथ इस बात के कई सबूत लग चुके थे कि कविता ने ही अपने दोनों बच्चों और अपनी बेटी के मंगेतर को मारा था और विजय की गुमशुदगी में भी उन्हें कविता का ही हाथ नजर आ रहा था। एक सुराग जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था वो था कविता का अपने हंसते खेलते परिवार को मौत की भट्टी में झोंक देने का कारण। विजय की बाइक उस जगह कैसे पहुंची, उसका सुराग लगाते लगाते पुलिस ने हाईवे के टोल नाके के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया। देखो, हमारे सवाल बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन तुम उन सीधे सवालों को उलझा रही हो। हमारे कांस्टेबल को हाईवे के पास तुम्हारे बड़े बेटे विजय की बाइक मिली है। शायद उसके साथ कुछ हुआ है। क्या तुमने उसे जहर दे के मारा या उसके नाम की किसी को सुपारी दी थी? सर पूछ रहे हैं, उस सवाल का सीधी तरीके से जवाब दे। और कैसी माँ है तू? अपने ही बच्चों को मार दिया तूने। और ये विजय का है, उसके साथ क्या किया तूने? तू और वो विजय का दोस्त संतोष मिलके क्या छुपा रहे हमसे? बता। संतोष, विजय ने जब संतोष से दोस्ती की थी तेव्हा वाटलं होतं वो भी पढ़ाई में ठीक हो जाएगा, मेरे दूसरे दोनों बच्चों की तरह। लेकिन
ये देख। अरे वाह, चल आज फिल्म देखने चलते हैं। विजय खुद तो पढ़ने में पीछे था ही, उसने संतोष को भी पढ़ाई से अलग कर दिया था. दोघांना कॉलेजमधून काढून टाकलं होतं. कॉलेज में दारू बेचते वक्त पकड़ा था दोनों को, लेकिन इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी. वो तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर उसके बाबा को मौका मिल गया था. काय करताय दारू मुलावरचा हात उचलतात काय? बघितलंस कविता, देख देख उसकी काली करतूत. पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रही है. देखा शहर में पढ़ाने का नतीजा. विजय थांब रे. और सगळीच मुलं सारखी असतात का? रवि और अंकिता कर रहे हैं ना सब कुछ ठीक. वो भी धीरे धीरे समझ जाएगा. देख देख कविता, मैं क्या बोलूं, अब भी वक्त गया नहीं है. अजूनही वेळ गेलेली नाही कविता. चलो हम गाँव लौट चलते. कैसे चली जाती गाँव वापस? वहां से सर उठा कर आई थी. सर झुकाकर वापस नहीं जाना चाहती थी. वहां के लोग तो यही इंतजार में थे ना कि कब ये वापस आएगी और कब हम लोग इसका अपमान करेंगे. इसमें प्रकाश की कोई गलती नहीं थी. वो गांव से शहर तो आ गए, पर गांव को अपने दिल से नहीं निकाल पाए. उनकी माँ और भाई मंदार ने उन्हें कभी गांव भूलने ही नहीं दिया. इसीलिए उनका एक पांव गांव में तो दूसरा शहर में. तब वो कभी शहर के हो पाए और न गांव के, न एक बेटे का फर्ज अदा कर पाए और न ही पिता का. प्रतिमा, ये कविता सीधा जवाब नहीं देने वाली. इतनी देर से इंटरोगेशन कर रहे हैं, सिर्फ बातें घुमा रही है. शायद शौक में है. सर ये कोई शौक वॉक में नहीं है, देर शानी है. अगर आप कहें तो अपने तरीके से उगलवाओ सब. सर एनजीओ से फोन आया था. इसको तो बहुत बुकार आहे. खूप केला तुझ्या वयाचा मान. आता बोल चल, काय आहे? हा विजय कुठे सांग. काय है विजय, क्या किया उसके साथ तूने? बता. जहर दे के मारा ना तूने सबको? देख बोल, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी. बता, बोलतेस का? बोलणारस का? 5 नवंबर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 विजय की फोन की लास्ट लोकेशन उसी जगह थी जहां उसकी बाइक मिली थी. और विजय अभी तक मिसिंग है. प्राइम सस्पेक्ट कविता. 3 बजे राहुल अपने घर से निकलकर कविता के घर गया अपनी मंगेतर अंकिता से मिलने के लिए. किराना ओनर के बयान के मुताबिक 5 बजे कविता उसकी दुकान में गई थी. हाँ साहब, कविता काकी कल आई थी यहाँ पे जहर लेने के लिए. रात को 10 बजे पड़ोसियों ने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी. लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तब 10:30 बजे उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया. 11 बजे जब हम वहां पहुंचे, तब हमने 3 लाशें देखी और कविता एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए उन लाशों के बीच बैठी हुई मिली. सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच हुई. हमें लगता है कि कविता ने ये सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों. और दूसरी तरफ हम अभी तक विजय तक नहीं पहुंच सके, जिससे ये साबित हो पाए कि सब में विजय का क्या हाथ है और आखिर विजय है कहाँ. और जिस तरह से कविता विजय के बारे में बात कर रही है, बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन. तो ऐसा लग रहा है कि अपने तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा वो विजय से प्यार करती है. कहीं ये भाइयों के बीच का झगड़ा तो नहीं है? सर इस संतोष विजय का जिगरी दोस्त है. कुछ ना कुछ उसे जरूर पता होगा, लेकिन हमसे छुपा रहा है. सर खूप प्रयत्न केला. ये कविता मोटी चमड़ी की है, कुछ नहीं बोल रही. साहब, मालवनी पुलिस स्टेशन की एफआईआर की कॉपी, जहां संतोष ने विजय के खिलाफ 8 महीने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी. दावे तो बड़े बड़े करता था अपनी दोस्ती के. इस एफआईआर में तुम्हारा पूरा दोस्ताना दर्ज है. बता क्या हुआ था? सर मैं और विजय कॉलेज में दारू बेचते हुए पकड़े गए और हमें कॉलेज से निकाल दिया गया. तब हमने फैसला किया कि बाबा हमें पैसे चाहिए, दारू की दुकान खोलनी है. काय?
वेड लागले त्याला, वेड। बाबा ऐकून तर, ये सपने लेके इधर आए थे तुम लोग? दारू की दुकान खोलनी है और कोई धंधा नहीं मिला तुम लोग को? ये देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस दारू के धंधे के लिए मैं एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला तुम लोग को। दारू का धंधा खोलना चाहता। ऐसे तैसे करके काकी ने काका को मना लिया, सारे पैसे का जुगाड़ काकी ने कर दिया और हमारी दारू की दुकान खुल गई। 1 साल तक सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद विजय के मन में खोट पैदा होगी। उसने नई बाइक खरीदी, मुझे बोला बाबा ने खरीद के दी है। नया मोबाइल खरीदा, बोला कि बाबा ने खरीद के दिया। मुझे समझ में आ गया था सब, ये हिसाब में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। चल, क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। क्या कर रहा है तू? बाहर निकल, चल इधर से, चल निकल बाहर। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? साले मैंने इस दुकान के लिए मेहनत की है। हाँ मानता हूँ ना तेरी मेहनत है, लेकिन पैसे मेरे लगे हैं। आज तक तेरे को बराबर दे रहा था, लेकिन आज के बाद तेरे को 10 टका मिलेगा। करने तो निकल इधर से, चल। धोखेबाज। हमारे अलग होने के बाद विजय ने जो पैसे चुराए थे, काकी ने उसके 2 हिस्से किए, मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। विजय, दोस्ती की कदर करना सीख। इसी की दोस्ती के सहारे खड़ा रहा था ना, और आज इसी को गिरा रहा है। अच्छे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, लक्ष्य ठेव। काकी छोड़। 1 मिनट संतोष। काकी ये क्या कर रही तू? हे आई तू गप बस। कविता काकी सीधी सादी औरत है, अपने उसूलों की पक्की है। उसने हमेशा सच का ही साथ दिया है। लेकिन साहब विजय नहीं सुधरा, उसका बाप ही था जिससे वो डरता था, लेकिन उस बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद तो विजय बिल्कुल शेर हो गया। लेकिन राहुल ने रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि विजय जेल जाए, क्योंकि वो अंकिता का बड़ा भाई था ना, इसलिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ये नहीं मानते कि विजय ने ही रवि, राहुल और अंकिता को जहर देके मारा है? नहीं, क्योंकि 20 दिन पहले। विजय, अब काय को बुलाया मेरे को इधर? संतोष, मुझे माफ कर दे। मैं दोस्ती के रिश्ते को लालच के तराजू में तोल रहा था। पहले कम से कम एक कंधा तो था जिस पर मैं सर रखकर रो सकता था। रब, संतोष तुझे बताता हूँ, जब मैं बचपन में शहर आया ना, तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। रब, अब मैं अकेला रह गया हूँ। विजय को मैं बचपन से जानता हूँ, वो सच कह रहा था साहब। वो पूरा बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। मेरे घर पे आया, बाबा और राहुल से माफी मांगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, इन हत्याओं के पीछे विजय का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विजय का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विजय पर पूरा विश्वास था मेरा। अरे मूर्ख है तू, मूर्ख। विजय ने सबको मारा है और अपने ऊपर आए हुए शक को हटाने के लिए वो मगरमच्छ के आंसू बहाते गया। और वो कविता, वो भी कुछ कम नहीं है। वो बच्ची के हर काली करतूत पर पर्दा डालती रही अब तक, और अब नहीं डालेगी क्या? वो अपने बच्चे के हर गुनाह को छुपाती आई है। बॉडी की हालत देखकर लगता है मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ही परिवार के सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। तो इसके भाई बहन और राहुल के मौत में इसका हाथ नहीं हो सकता? चेतन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा किसकी मौत कब हुई। फिलहाल तुम ये पता करो, कविता परसों पूरा दिन थी कहाँ? हो साहब। सर, पूछताछ से पता चला कि कविता परसों अपने घर के आसपास ही थी। इसका मतलब उसने विजय को किसी और से मरवाया है। विजय की लाश को देखकर कविता ने जिस तरह से रिएक्ट किया, बड़ी हैरत की बात है। अपना चहीता बेटा आज जला सामने बॉडी पड़ी है, लेकिन वो रोई नहीं। उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी ने अपने सारे बच्चों की हत्या की या करवाई। हो सकता है। विजय की लाश जहां पे मिली और उसकी बाइक जहां पे मिली, इन दोनों के बीच 5 किलोमीटर का अंतर था। हो सकता है किसी ने उसे मार के उसकी लाश को और उसकी बाइक को अलग अलग जगहों पर ठिकाने पे लगा दिया है। विजय का फोन अनलॉक हुआ, कुछ डिटेल्स मिले? सर, हमारी टीम फॉलो अप कर रही है, अगले 2-3 घंटों में रिपोर्ट मिल जाएगी। कविता के फोन रिकॉर्ड्स को भी हमें बारीकी से टटोलना होगा। आई, मुझे माफ कर दे आई। मैं जिंदगी भर गलतियां करता रहा, तेरे दुख का कारण बनता रहा, पर तू मुझे हमेशा बचाती रही। मेरी टेंशन की वजह से बाबा भी जल्दी चल बसे। आई देखना, कितनी उम्र निकल गई
आई मैं सुधरना चाहता हूँ, आई मैं सुधरना चाहता हूँ। प्रायश्चित करने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। सर, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 नवंबर या उससे पहले किसी भी संदिग्ध नंबर पे कोई एसएमएस या फोन नहीं किया गया है। सभी फोन कॉल्स पड़ोस की दुकान पे या अपने बच्चों को किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि विजय को मारने के लिए कविता ने किसी को हायर नहीं किया था। कहीं यह काम संतोष और उसके बाप का तो नहीं है? उनकी विजय से अनबन की कहानियां तो बड़ी लंबी है। शायद संतोष ने हमसे झूठ बोला हो कि विजय सुधर गया है, ताकि उनकी दुश्मनी के एंगल से हम सोचे ही नहीं। विजय को मैं बचपन से जानता हूँ साहब, वो पूरा बदल चुका था। बाप बेटे ने मिलकर या सिर्फ बेटे ने ये काम किया है? फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, मैंने राजाराम और संतोष की मोबाइल की लोकेशन चेक की थी। हत्या के समय ये दोनों हाईवे के आसपास आए ही नहीं, और ना ही इनके मोबाइल नंबर से हमें कुछ भी सस्पिशियस मिला। सर, विजय के कॉल रिकॉर्ड से जो डेटा हमें मिला है, उसकी मदद से हम उस छोटे बच्चे की शिनाख्त तक पहुंच सकते हैं जो कविता की गोद में मिला। चांदी कहाँ है? चांदनी साहब अंदर है। बुलाओ उसे। ये रहे तुम्हारे और विजय के बीच भेजे गए सारे मैसेजेस और ये कॉल डिटेल्स। रिश्ता क्या था तुम दोनों का? साहब, यहाँ कोई भी लड़की उसे घास नहीं डालती थी। उसने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। और साहब, उसका बच्चा मेरे पेट में ठहर गया। साहब, हमारे धंधे में लड़की को लड़की ही बना रहना होता है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन विजय ने मुझसे वादा किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ, उसके बाद वो मुझे और बच्चे को लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। लेकिन बच्चा तो हो गया साहब, लेकिन विजय के सारे वादे झूठे निकले। उसने यहाँ आना जाना छोड़ दिया। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे की इस माहौल में परवरिश हो, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेके खुद उसके पास चली गई। ना जाने सर विजय को क्या हो गया था, वो अपने बच्चे को देख करके रोने लगा। विजय को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने काम में पहली बार सफलता मिली हो। उसने मुझसे वादा किया था कि वो बच्चे की देखभाल करेगा, और 4 नवंबर को वो यहाँ आया भी था। हमारी मैडम को पैसे दिए और बच्चे को लेकर चला गया। मुझे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया सर। फिर विजय के साथ कब बात हुई तुम्हारी? सब उसके बाद मैंने उसे कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। और अब तो पता चला है कि वो मर चुका है। पर मेरा बच्चा कहाँ है साहब? सर, विजय का हृदय परिवर्तन इस बच्चे की वजह से हुआ था। इसका मतलब संतोष हमसे सच बोल रहा था। तो फिर विजय को कौन मार सकता है, और फिर क्यों? और ये बात भी तो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि कविता अपने जिम्मेदार और सुधरे हुए बच्चों को क्यों मारेगी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि रवि, अंकिता और राहुल अच्छे बच्चे थे। शायद हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि उन हत्याओं के पीछे विजय और कविता का हाथ ही ना हो। ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक का किया धरा हो। एक काम करो कुलकर्णी, उन तीनों के बारे में और वो बाप बेटा क्या नाम राजाराम और संतोष, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो सब। मैडम, रवि, राहुल और अंकिता ये बहुत अच्छे थे। इन तीनों में कोई खराबी नहीं थी। नहीं साहब, उस दिन कविता काकी तो घर पे थी, बाहर आते जाते समय मुझे नहीं दिखी। साहब, संतोष और राजाराम को मैं बरसों से जानता हूँ, बहुत ही सीधे साधे लोग थे साहब। लेकिन ये विजय 1 नंबर का कमीना था साहब। बोलन तुला मारत का शाला रे? हाँ दे दो ना कर्ज। हाँ मेहरबानी किया है क्या? दान दिया है क्या? धंधा जमने दे देता हूँ, बार बार घर आने की जरूरत नहीं, समझे ना? साहब, विजय का तो मत पूछो, 1 नंबर का बेकार आदमी था साहब, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, दूसरा का क्या होगा? भाई किसका बच्चा है? कुठून आणलंस याला? आई हे माझं बाळ आहे, मेरा बेटा है ये। क्यों, कैसे, क्यों, हे नको विचारूस, बस बस इसे स्वीकार कर ले। ये तेरे विजय का अंश है।
आई मला माहित होतं आई, तू इसे नहीं ठुकराएगी. ठुकराने का कोई कारण नहीं है. आज इसकी वजह से तेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया है. जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर सकी वो इसने पैदा होते ही कर दिया. संपदा, उठाओ. चल उठ उठ. तुम्हारे पोते को उसकी मां से मिलवा दिया है. एक वो मां है जो अपने कठिन समय में भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है, और एक तुम हो जिसने विजय, रवि, अंकिता और राहुल को मौत के घाट उतार दिया. उनके भविष्य को निगल गई तुम. एक जंग जीतनी थी मुझे, लेकिन कब मेरे सपने मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गए. पता ही नहीं चला. देखो, कुछ नहीं है मेरे हाथों में, खाली है मेरे हाथ. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. कविता अभी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है. सर विजय की मौत वाले दिन अंकिता एक नंबर से बार बार कांटेक्ट में थी. हर आधे घंटे में या तो कॉल आया था या गया था. ऐसे लग रहा है किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हो. और सर ये नंबर विजय की मौत वाले दिन क्राइम सीन पर एक्टिव था. किसका नंबर है? मंदार. हाँ, काय काम होतं? मुंबई पुलिस. ले चलो इसे. चल चल. सब मैंने किया क्या है सब? ले आओ इसे. अरे आई. अरे काय झालं? अरे का पकडलं त्याला? अरे कोणी थांबवा ना. चलो. तेरी गाड़ी से जो हमें खून के निशान मिले वो किसका है? बोल. विजय के साहब. क्यों किया तूने ये? साहब वो लोग कहने के लिए तो मुंबई गए थे, लेकिन उनका सारा गुजारा मेरी कमाई पर हो रहा था. पहले उस मेरे भाई ने मुझे गुलाम बना कर रखा, फिर विजय ने, और ये सब करनी मेरी कविता भाभी की थी. लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी साहब. एक दिन रवि, राहुल और अंकिता मेरे घर आए. काका, विजय भैया के रहते मेरी शादी नहीं हो सकती, और ना ही मेरे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ मिल सकता है. विजय भैया ऐसे ही पैसा उड़ाता रहा तो कुछ नहीं बचेगा. इससे पहले कि हमारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाए, हमें विजय भैया को खत्म करना पड़ेगा. काका, अब बस यही एक रास्ता बाकी है, और सबका भला इसी में है. मुझ पर शक न हो इसलिए मैं मुंबई चला आया सर. विजय पर नजर रखी, जैसे ही मौका मिला उसे मार दिया साहब. बाइक को वहीं छुपाकर बॉडी को दूर जंगल में ठिकाने लगा दिया साहब. माफ कर दो साहब. विजय के सुधरने के बाद मैंने पहिली बार गाव जाने का मन बनाया. अंकिताच्या लग्नाचं आमंत्रण द्यायला जाणार होते, लेकिन मेरा वो सपना ही रह गया. अंकिता, अब तेरी शादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती. तुझे अब जो करना है वो कर. और तुम्हारा रास्ता भी साफ हो गया है. देखो, विजय भैया वैसे भी कभी सुधरने वाले नहीं थे. हमने जो किया है वो ठीक ही किया है. बस विजय भैया की लाश पुलिस को नहीं मिल जानी चाहिए. पर ये बच्चे का क्या करें? इसे आई संभाल लेगी.
अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर। मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी सारी मेहनत का ये अंजाम था। मैं उन्हें अच्छा भविष्य देना चाहती थी जिससे वो अपना और दूसरों का भला कर सके। मैं नहीं जानती थी कि उनके अंदर इतनी नफरत घर कर गई है। मीठा दौलत कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। क्या गलती हुई मुझसे? अपने बच्चों के हित के लिए सबसे लड़ती रही। मेरे पति और मेरे बीच हमेशा लड़ाई इनको लेकर ही होती थी। मेरे ससुराल वालों से भी इनके लिए बैर लिया मैंने। सबकी गालियां सुनी, सबकी बददुआएं ली, पर नहीं, फेल हो गई मैं, हार गई मैं, हार गई। अपने बच्चों को बेहतर युवा बनाने के लिए हमें उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाना होगा, ताकि उनका ये जीवन हमारे परिवार, समाज और देश के लिए एक वरदान बन सके, ना कि श्राप। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।